नमस्कार साथियों। देखिए, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का 3rd नंबर के पार्ट में आज आप और हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पर चर्चा करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से भाग आते हैं, ये क्या फंक्शन करता है, तो बेसिकली इन बातों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले मतलब बताया जाता है कि वे ऑर्गन जो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन होता है? यहाँ एयर को ले जाया जाता है, लाया जाता है एवं मुख्य रूप से एक्सचेंज होता है। यहाँ गैसों का एक्सचेंज होता है, ये मुख्य रूप से इसके द्वारा फंक्शन किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। क्या कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? तो देखें, तो ये ऑर्गन मैंने लिख दिया यहाँ। इसको 2 भागों में सीधे सीधे डिवाइड किया जाता है। तो देखिए, फर्स्ट कंडक्टिंग ऑर्गन, कंडक्टिंग ऑर्गन, और सेकंड जो आता है जिसको एक्सचेंज ऑर्गन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सचेंज ऑर्गन या मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहा जाता है। तो कंडक्टिंग ऑर्गन में मुख्य रूप से कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं? देखिए, कंडक्टिंग ऑर्गन में सीधे सीधे कहा जाता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल पार्ट आता है। दूसरा नेजल चैम्बर, नेजल कैविटी, और मैं यही लिखे देता हूं नेजल पैसेज। ये इसके जो भाग रहते हैं, देखिए, वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी रीजन और ऑल्फैक्टरी रीजन, ये 3 पार्ट इसके होते हैं। फिर आपका देखिए इंटरनल, एक एक पार्ट में खोल रहा हूं। इंटरनल नोस्ट्रिल, और आगे फेरिंग्स, और फेरिंग्स जिसमें ओपन होता है उसको विंड पाइप कहा जाता है। ठीक है, तो इतना। अब ये जो विंड पाइप होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, क्लियर। फर्स्ट लैरिंग्स वाला भाग होता है और दूसरा ट्रैकिया वाला भाग होता है। लैरिंग्स वाला भाग कार्टिलेज का बना हुआ वॉइस बॉक्स भाग होता है। क्या? बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे आवाज प्रोड्यूस होती है, इस वजह से इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। यह 3 अनपेयर्ड और 3 पेयर्ड कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, अर्थात यह कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है। तो कौन कौन सी होती हैं? पहले यहां अनपेयर्ड कार्टिलेज में कौन कौन सी आती हैं? देखिए, नंबर 1 थायराइड, एपिग्लोटिस और क्रिकॉइड। ठीक है, ये मैं ऑर्गन के नाम इसलिए बता रहा हूं कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं। अब ये पेयर्ड, तो पेयर्ड में कौन कौन सी हैं? देखिए, अरेटिनॉइड, अरेटिनॉइड के बाद
कॉर्निकुलेट और कॉर्निफोर। तो ये पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। ये क्या है? पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। इस प्रकार से आपका ये हुआ विंड पाइप पूरा का पूरा। तो अब ये एक्सचेंज ऑफ ऑर्गन या मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं? लंग्स आता है। ये क्या आता है? लंग्स। तो यहां जाकर गैसों का आदान प्रदान लंग्स लेवल पर होता है। लंग्स लेवल में भी विशेष ध्यान रखें, आप कहाँ होगा? एल्वियोलाई में। किस प्लेस पर होगा? एल्वियोलाई या एयर सेक वाले प्लेस पर होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये पूरा का पूरा ऑर्गन मैंने आपका यहां कर दिया। क्लियर? ले लिया होगा। अब मैं इसको, इस वाले पार्ट को पहले कंडक्टिंग पार्ट को, कंडक्टिंग का मतलब है कि एयर को ले जाने का कार्य करता है, एक पैसेज की तरह कार्य करता है। एयर आना और जाना जिस भाग से होता है, जहां एक्सचेंज का किसी प्रकार से कार्य नहीं किया जाता, जिस प्लेस पर एक्सचेंज का कार्य नहीं किया जाता, तो उसी को संवहनीय मार्ग या कंडक्टिंग मार्ग के नाम से जाना गया। और इन्हीं जिसमें जो ऑर्गन पार्टिसिपेट किए उनको कंडक्टिंग ऑर्गन कह दिया। तो इस वजह से लिख दिया यहाँ कंडक्टिंग ऑर्गन कहा गया। और जिस प्लेस पर गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, तो उसको इस वजह से कह दिया गैस एक्सचेंज ऑर्गन। क्या कह दिया? एक्सचेंज ऑर्गन के नाम से जाना जाता। ले लिया स्क्रीनशॉट? बिल्कुल। तो अब इनको मैं कंडक्टिंग ऑर्गन को सीधे सीधे डायग्राम के द्वारा आपके सामने लेकर आता हूं। तो देखिए, एक इमेजिनेशन डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं। देखें, ये देख रहे हैं कि नहीं? तो आप क्लियर, मैं ये देखिए, तो ये आपको पोर दिखाई दे रहे हैं, जिनको क्या कहा गया था? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल प्रवेश कर गए, एयर निकल रही, तो एयर पैसेज भी कह देते। नाक वाला भाग है तो नेजल पैसेज भी कहा जाता है, कोई समस्या नहीं है। तो इस वाले भाग में यहां प्रवेश करे, तो इस वाले भाग में आप देखेंगे क्या पाए जाते हैं? हेयर पाए जा रहे हैं और सीवेशियस ग्लैंड बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं। ये जिस वाले भाग को क्या कहा जा रहा है? वेस्टिब्यूल। उस भाग को क्या कह दिया? वेस्टिब्यूल कहा गया। ये हेयर क्यों पाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से सीधे सीधे कहा जाए कि जो एयर प्रवेश करी उसके साथ यदि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं तो उनको रोकने का कार्य ये हेयर करते हैं। क्लियर? दूसरा, सीवेशियस ग्लैंड भी पाई जाती है, यानी तेली ग्रंथियां, जो सीवेशियस मटेरियल सीक्रेट करती है, जिससे धूल के कण वगैरह चिपक जाते हैं। अब आगे चलकर आप देखेंगे ये वाला भाग है, ये वाला भाग देखेंगे तो मिरर में जाकर देखेंगे तो सीधे सीधे आपको लाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्लड कैपिलरीज बहुत अधिक संख्या में पाई जा रही है। ब्लड कैपिलरीज बहुत अधिक संख्या में पाई जा रही हैं। इसके साथ साथ म्यूकस ग्लैंड भी बहुत अधिक संख्या, क्योंकि इसकी जो चारों लेयर होती है वह म्यूकस मेम्ब्रेन कहलाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन में जो ग्लैंड्स पाई जाती है जिनको म्यूकस ग्लैंड कहते हैं, और यह एक वाटरी नेचर का मटेरियल सीक्रेट करती है जिसको म्यूकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यूकस। तो ये वाला जो भाग है, इस भाग को रेस्पायरेटरी रीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेस्पायरेटरी रीजन के नाम से जाना जाता है। इस भाग में क्या होता है कि जैसे बहुत अधिक संख्या में म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं, ये म्यूकस ग्लैंड म्यूकसी पदार्थ स्रावित करता है। अब एयर प्रवेश करी, एयर में डस्ट पार्टिकल्स जो हेयर से नहीं रुक पाए तो आगे बढ़े। क्या आगे बढ़े? तो बढ़ते बढ़ते सीधे वहां पहुंचे म्यूकस वाले मटेरियल में जाकर ये एयर सॉल्युबल हो गई, घुल गई।
तो एक तो मुख्य रूप से क्या होता है कि वहाँ डस्ट पार्टिकल्स रुक गए, दूसरा क्या होता है कि सीधे सीधे मुख्य रूप से बाहरी एयर का टेम्परेचर बॉडी के सिमिलर हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर के सिमिलर हो जाता है। इस वजह से इसको एसी रीजन भी कहा जाता है, एसी चैम्बर वाला भाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसी। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से एक्सटर्नल वाले पार्ट से एनवायरमेंट एयर का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर सिमिलर करने का ये वाला भाग कार्य करता है। इसके अलावा एक चीजें और हैं कि ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो है, जो डिवाइडेशन बीच में है, देखिए, जिसको क्या कहा जा रहा था? सेप्टम। ये वाला भाग क्या कहलाया जा रहा है? सेप्टम। डिवाइडेशन लाइन है, दोनों भागों को डिवाइड कर रहा है। तो इन पर मुख्य रूप से इस प्रकार से कुछ बोन्स पाई जाती जिनको टर्बाइनल बोन्स कहा जाता है। क्या? तो ये जो है इनको एक साथ कॉन्की बोन्स कहा जाता है, टर्बाइनल या कॉन्की बोन्स के नाम से जाना जाता है। ये इस पैसेज को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देती हैं, जिसके कारण से एयर को गुजरने में थोड़ा टाइम लगता है। क्या? जैसे एक रोड पर जा रहे हैं आप और उस रोड पर जाते समय कुछ खंबे पिलर गड़े हुए हैं और वहां से इस प्रकार से जिग-जैग जाना पड़े तो मार्ग में थोड़ा टाइम लगेगा और सीधे जिसको जाना वो जल्दी पहुंचेगा। तो इस वजह से मुख्य रूप से एयर को थोड़ा टाइम लगता है, तो वह टेम्परेचर भी मेंटेन करने का कार्य करता है, अर्थात बाहरी एयर के टेम्परेचर को बॉडी एयर के टेम्परेचर सिमिलर लाने में भी इसके द्वारा हेल्प की जाती है। इसके बाद आगे का जो कच्छ होता है, इसको मुख्य रूप से ऑल्फैक्टरी, यहाँ ऑल्फैक्टरी सेल्स पाई जाती हैं, ऑल्फैक्टरी सेल्स पाई जाती हैं। तो ये ऑडियो के जो सेंस हैं उनको रिसीव करने का ये सेल्स कार्य करती हैं। इनके सेल्स के अंतिम वाले भाग नर्व एंडिंग कहलाते हैं और ये ब्रेन तक जाते हैं, ऑल्फैक्शन केंद्र तक, सेंटर तक। वहां जाकर मुख्य रूप से गुड और बैड स्मेल का एहसास कराने का कार्य करते हैं कि ऑडियो अच्छी है कि बुरी है, उसका एहसास कराने का मुख्य रूप से इनके द्वारा इस पर कार्य किया जाता है। ये जो है पूरा का पूरा, ये तीनों भाग ही मिलकर नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी मुख्य रूप से बनाते हैं। अब नेजल कैविटी या नेजल पैसेज का अंतिम वाला भाग एक छिद्र द्वारा आ करके देखोगे तो ऊपर एक छिद्र दिखाई देता है, जिसको क्या कहा जाता है? इंटरनल नॉस्ट्रिल कहा जाता है। ये एक्सटर्नल, ये इंटर, इसके बीच का जो भाग है ये नेजल पैसेज मार्ग, वायु गुजर रही, इस वजह से नेजल पैसेज चैम्बर लाएगा तो नेजल चैम्बर, कैविटी को हल आएगा तो नेजल कैविटी भी कह दिया गया। क्लियर? तो ये अब इंटरनल नॉस्ट्रिल के बगल से एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लटकी हुई देखते होंगे आप, जिसको यूबोला कहा जाता था, लेकिन अपने को कोई मतलब, ये इस फूड को डिग्लूटेट करने के दौरान, पानी निकलने के दौरान इसको बंद करने का कार्य करता है। ये इंटरनल नॉस्ट्रिल एक फेरिंक्स वाले भाग में खुलता है। फेरिंक्स वाला जो भाग है वो कॉमन पाथ का कार्य करता है, कॉमन पैसेज का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इससे होकर फूड भी जाना है और इससे होकर एयर भी जाना है। तो जाने दो, कोई समस्या नहीं। अपने को क्या समस्या भाई? अपने को तो बीच में मतलब किस किस वाले भाग में क्या जाना है वो बताना है। तो देखिए, तो ये वाला जो पोर है, ये पोर गलेट कहलाता है और एक पोर ये बनाना है। ये वाला जो पोर है इसको ग्लोटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोटिस कहा जाता है। और इस पर यहां मतलब टंग के बेस पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको एपिग्लोटिस कहा जाता है। ये फ्लैप यानी ढक्कन है, ये ढक्कन है, लीफ लाइक होता है, जो फूड को डिग्लूटेट, फूड को निगलने के दौरान इस ग्लोटिस पोर को ढकने का कार्य करता है। ये जैसे इसको ढकेगा तो फूड सीधे सीधे इस गलेट पोर में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? इस वाले पोर में पहुंचता है। तो स्वाभाविक है कि गलेट जिस में ओपन होता है उसको
फैगस या ग्रास नली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रास नली कहा जाता है। और ये वाला भाग ग्लोटिस्पोर जिस नली में ओपन होता है उसको विंड पाइप कहा जा रहा है। और विंड पाइप के ही दो भाग, ये अगला जो वाला भाग है, इस वाले भाग पर बॉयज बॉक्स यानी ये कंठ पाया जाता है जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर का बना होता है। विशेष ध्यान दें। तो यहाँ क्या कह दिया? लैरिंग्स। और इस वाले भाग को मुख्य रूप से क्या कह दिया? ट्रैकिया। तो ये है आपका कौन सा? स्टार्टिंग का भाग। अब आप और हम लोग करते हैं चर्चा लैरिंग्स। तो लैरिंग्स को डिटेल में अगले पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा। लैरिंग्स वही 3 पेयर और 3 अनपेयर कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिससे साउंड प्रोडक्शन होता है। इस वजह से इसको मुख्य रूप से बॉयज बॉक्स के नाम से जाना जाता है। बॉयज बॉक्स के नीचे मुख्य रूप से बॉयज बॉक्स के नीचे एक नली पाई जाती है जिसको ट्रैकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैकिया कहा जाता है, जो मिड थोरेसिक पार्ट तक पाई जाती है। और T5 नंबर मतलब थोरेसिक की 5वें नंबर की जो वर्टिब्रा होती है उस पर जाकर 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। तो वह अब देखते हैं कैसे क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जल्दी, बिल्कुल। तो देखिए, तो ये तो देखें। तो अब आप और हम लोग ये एक बॉक्स बना दूं। ये एपिग्लोटिस और ये लैरिंग्स। क्लियर? तो अपनी ये वाली जो है अपन थोड़ा सा इसको ब्लैक से बनाएंगे बच्चों। देखिए ये वाला जो भाग है इसको ट्रैकिया कहा गया, जो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और मिड थोरेसिक पार्ट पर जाकर यह 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। तो ये देखें, मिड थोरेसिक पार्ट पर अपने को डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड की, यहाँ मैं लिखता हूँ 5 थोरेसिक T5 पर मुख्य रूप से जाकर ये डिवाइड हुई। इसको लेफ्ट ब्रोंकी कहा गया। क्लियर? और इसको राइट साइड में है तो राइट ब्रोंकी कहा गया। क्लियर? तो ये इसको प्राइमरी ब्रोंक, थोड़ा सा दूर दूर लिखा जाए क्योंकि अभी यहाँ लंग्स बनाया जाएगा। तो राइट ब्रोंकी ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको प्राइमरी ब्रोंकी। तो अब देखिए, इस पर मैं लंग्स बना दूं। ये ठीक है। तो ये पूरा का पूरा भाग मुख्य रूप से किस में स्थित होता है? केज में स्थित होता है, जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम, आगे स्टर्नम और रिब्स, और नीचे इस प्रकार से डायफ्राम से मिलकर बना होता है। क्या किससे मिलकर बना होता है?
डायफ्राम से मिलकर बना होता है। तो मैं इसको ये इस प्रकार से क्या मिलकर बना होता है। तो देखें, तो देखिए इस ट्रैकिया के शुरुआत से ही मुख्य रूप से इसमें इस प्रकार के इनकम्प्लीट सी शेप्ड हाइलैंड कार्टिलेज की बनी हुई स्ट्रक्चर पाई जाती है। सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग, क्या रिंग पाई जाती है। इनकी नंबर 16 to 20 होती है। ये पाई कहां तक जाती है विशेष ध्यान रख लें, ट्रैकिया से स्टार्ट होते हैं, ट्रैकिया से स्टार्ट होते हैं और इनिशियल ब्रोंक्यूल तक पाए जाते। कहां तक पाए जाते, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक मुख्य रूप से ये चीज पाई जाती है। क्लियर। तो ये अब आगे चलकर मुख्य रूप से ये T5 वाले लेवल पर यानी कि थोरेसिक वर्टिब्रा के 5वें नंबर की जो वर्टिब्रा उस पर जाकर ये दो भागों में डिवाइड हुई, जिसको लेफ्ट और राइट कहा गया और या प्राइमरी ब्रोंकी कहते हैं। ये आगे चलकर लंग्स में प्रवेश करी और वहां जाकर देखिए इस प्रकार से, तो वही सीधे सीधे दो भाग, तो ये देखिए जिसको क्या यहां ये वाला भाग देख रहे हैं ना, ये मैं छल्ले बना देता हूं इस प्रकार से। ये वाला भाग है जो प्राइमरी कहलाया। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसको क्या कहा जा रहा है, सेकेंडरी ब्रोंकी। क्या कह दिया, सेकेंडरी ब्रोंकी कहा गया। अब ये सेकेंडरी ब्रोंकी आगे चलकर डिवाइड हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे, टर्सरी ब्रोंकी कहा गया। क्या कहा गया, टर्सरी ब्रोंकी। अब ये टर्सरी ब्रोंकी आगे चलकर डिवाइड हो रहा है, ये क्या कहलाई, इनिशियल पतली पतली में डिवाइड हुआ, पतली में मुख्य रूप से डिवाइड हुआ। तो पतली वालों को क्या कहते हैं, पतली जो ब्रांचेस बनती हैं, आप ध्यान करें उधर जाके आर्टरी डिवाइड हुई थी, आर्टीरियोल्स, वेन डिवाइड हुई थी, वेन्यूल्स, तो ओल्स शब्द लग गया। तो यहां ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गए। इनको क्या कहा, इनिशियल ब्रोंक्यूल। अब ये आगे चलकर इनको अलग अलग कलर से मैं ले रहा हूं इसी वजह से, जिससे क्लियर हो जाए। ये आगे चलकर मुख्य रूप से जो ब्रांचेस बना रहे हैं, ये इनको मुख्य रूप से क्या कहा गया, ये वाली ब्रांच को टर्मिनल, अंतिम है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे चलकर मुख्य रूप से, अब ये मत सोचना कोई ओल्स आ जाएगा, एल्वियोलर डक्ट में डिवाइड हुआ और एल्वियोलर डक्ट के एंड पर एक सैक पाया जाता है, जिसे एल्वियोलर सैक। और इस एल्वियोलर सैक में छोटे छोटे चैम्बर होते हैं, गुब्बारे जैसे, इस प्रकार से, मतलब छोटे छोटे चैम्बर होते हैं, जिन्हें
एल्वियोलाई और एयर सैक कहा जाता। इस प्लेस पर ही मुख्य रूप से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसको मैं ले जा रहा हूं अलग। क्या इसको मैं अलग ले जा रहा हूं? कैसे? अब सिर्फ एल्वियोलाई या एयर सैक का डायग्राम लेबल करूंगा। ये जैसे लेबल किया, क्या अब इसके चारों ओर ऐसे चारों ओर टाइट बिल्कुल कॉइल्ड, मैं बना नहीं रहा हूं, उसके क्या पाई जाती? ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। इस ब्लड के यहां से एयर प्रवेश करती हुई इस प्रकार से एयर आएगी और ये इस साइड बनाया मैंने, यहां से एयर जाएगी ऐसे ऐसे जाएगी और इनमें प्रवेश करेगी जाके, यानी लेकिन इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज का जाल पाया जाता है। तो उस स्थान की जो ब्लड कैपिलरीज थी मुख्य रूप से, तो यहाँ ये जो सैक हैं यहाँ से मुख्य रूप से किसमें प्रवेश करेंगी? ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन प्रवेश करेगी। ऑक्सीजन ये कहाँ जाएगी? टिश्यू लेवल पर, जहाँ फूड का ऑक्सीडेशन होना और उसके फलस्वरूप CO2 बनेगी और वो CO2 मुख्य रूप से उस ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से कहाँ पर आएगी? लंग्स लेवल पर, और यहाँ से मुख्य रूप से वो इसमें आ जाएगी और यहाँ से होते पुनः ये वापस हो जाती। तो इस प्लेस पर मुख्य रूप से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है और ब्लड की CO2 मुख्य रूप से कहाँ आ रही है? लंग्स के अंदर, यानी कि एल्वोलाई में। तो आदान प्रदान हो रहा है, ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान हो रहा है। इस वजह से मुख्य रूप से इस प्लेस को क्या कहा गया? एक्सचेंजेशन प्लेस कहा गया, यानी इसी वजह से कह दिया था लंग्स एक्सचेंजेशन प्लेस के रूप में जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी स्थान पर गैसों का आदान प्रदान होता है। ये पहली चीज तो ये हुई। अब सीधे सीधे ब्रांच के द्वारा आप समझ गए होंगे, आई होप, मैं आशा करता हूं। बिल्कुल अच्छे, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। तो अब ये जो लंग्स होते हैं, लंग्स कहां पर सिचुएटेड हैं? सीधे थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी काय की बनी होती है? थोरेसिक कैविटी काय की बनी होती है? पीछे डोर्सल साइड से लेंगे तो एक लंबी हड्डी जैसी, लकड़ी जैसी संरचना पाई जाती है जिसको वर्टिबल कॉलम कहते हैं। इसकी जो हड्डियां होती हैं वर्टिब्री कहलाती हैं, वो भाग लेती हैं। आगे चेस्ट पर एक मुलायम सा हड्डी होती है जिसको स्टर्नम कहा जाता है, और ऐसे आप देखते होंगे तो रिब्स, और नीचे की साइड में मुख्य रूप से ये डायफ्राम। ये क्या है? ये डायफ्राम वाला भाग है, डायफ्राम। ये चारों मिलकर केज बनाए, यानी जिसको थोरेसिक केज कहा। इस थोरेसिक केज में लंग्स सुरक्षित रहते हैं। क्या सिर्फ इसी के द्वारा सुरक्षित रहते हैं? नहीं। तो देखिए, तो स्वाभाविक है कि सीधे सीधे प्लूरा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्लूरा पाए जाते हैं, जो किससे? थोरेसिक कैविटी की वॉल से मुख्य रूप से अटैच रहते, प्लूरल मेम्ब्रेन जिनको कहते हैं, जो पैराइटल प्लूरा कहलाया। जो थोरेसिक, विशेष ध्यान रखें, किससे? थोरेसिक कैविटी से मुख्य रूप से अटैच है, थोरेसिक कैविटी से जो अटैच है, और जो लंग्स से, ये मैं थोड़ा दूर बना रहा हूं, ये इस प्रकार से अटैच है। ये क्या? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको सीधे सीधे विसरल प्लूरा क्या कहा गया? विसरल प्लूरा कहा गया। तो इनके बीच में आप देख रहे हैं स्पष्ट ये कैविटी नजर आ रही है, एक आ रही है विसरल और पैराइटल प्लूरा के बीच में। पैराइटल प्लूरा कहां जुड़ रहा चाह रहा है? कहां, किसके कांटेक्ट में? थोरेसिक मेम्ब्रेन या थोरेसिक कैविटी के मेम्ब्रेन जो उसके कांटेक्ट में है,
और विसरल प्लूरा किसके कांटेक्ट में, सीधे सीधे लंग्स से कांटेक्ट में, तो उसके बीच में एक कैविटी बन गई जिस कैविटी को प्लूरल कैविटी कहा गया। इस प्लूरल कैविटी में पूरा का पूरा इस साइड भी ऐसे ही होगा, देखिए ये सीधे सीधे ये और सीधे ये तो ये वाला ये फ्लूइड भर दिया, ठीक है। तो ये फ्लूइड भरा हुआ है, देखें। तो इस फ्लूइड को प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। ये प्लूरल फ्लूइड जो है, जो एक्सटर्नल शॉक हैं, धक्के वगैरह कोई दे देता है ताकत से, तो उनको एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है, यानी कि सुरक्षा करने का कार्य करता है, एब्जॉर्ब करके उनको प्रोटेक्ट कर देता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब स्वाभाविक है कि ये प्लूरल कैविटी, तो इस जो फ्लूइड जो है, ये फ्लूइड काय के द्वारा सीक्रेट हुआ, प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा, यानी प्लूरा के द्वारा। प्लूरा, इन दोनों को एक साथ क्या कह रहे हैं, प्लूरा, पैराइटल प्लूरा और प्लूरा और विसरल प्लूरा मिलकर मुख्य रूप से प्लूरा मेम्ब्रेन बना रहे, प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो इसके बीच में जो कैविटी पाई गई उसको प्लूरल कैविटी कह दिया, और उसमें जो फ्लूइड भरा रहता है उसको प्लूरल फ्लूइड कहा गया। लेकिन ये फ्लूइड किसके द्वारा सीक्रेट होता है, प्लूरा के द्वारा, यानी प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा मुख्य रूप से इसको स्रावित किया जाता है, जो लंग्स को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट लंग्स में मैंने एक ये बनाया, ये गड्ढे जैसी, तो इस वाले भाग को कार्डियक नोच कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस वाले भाग में, इस प्लेस पर मुख्य रूप से इस खांच में या नोच में हार्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हार्ट पाया जाता है। ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है। क्या? ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है। अब इसमें मुख्य रूप से 3 लोब होते हैं, इसमें 2 लोब होते हैं। क्या? तो इस चीज को मैं थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको मार्ग बता दूं किस प्रकार से एयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से एयर प्रवेश की, नेजल पैसेज से होते हुए, इंटरनल नॉस्ट्रल से होते हुए फेरिंग्स, और फेरिंग्स से सीधे सीधे ग्लोटिस पोर होते हुए लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, और ट्रैकिया से ये एयर आ रही है, देखिए ये एयर आती है इस प्रकार से होते हुए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकी से होती हुई इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल से एल्वियोल डक्ट, और एल्वियोल डक्ट के ऊपर सैक पाया जाता है जिसको एल्वियोल सैक, एल्वियोल सैक में मुख्य रूप से बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, कच्छ पाए जाते हैं, जिनको एयर सैक, क्या, जिनको एयर सैक्स या एल्वियोलाई के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या दोनों फेफड़ों में लगभग 30 करोड़ के लगभग होती है, एवं इनके एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज का जाल पाया जाता है। इस कारण से इस प्लेस पर गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता। क्यों? क्योंकि गैसों के आदान प्रदान के लिए सरफेस एरिया का अधिक होना बहुत आवश्यक है। तो स्वाभाविक है एल्वियोलाई की संख्या एक तो बहुत अधिक मात्रा में है, संख्या बहुत अधिक है, एवं इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज का जाल पाया जा रहा, तो जिसके कारण इस प्लेस का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इस वजह से इस प्लेस पर गैसों का आदान प्रदान आसानी से होता रहता है। तो एक चीज ये, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लंग्स में जो अंदर जो लोब्स पाए जाते हैं वो लोब्स कौन कौन से होते हैं। तो देखें भाई, स्क्रीनशॉट लेते चल रहे हैं कि नहीं साथ साथ, ये बार बार मैं कह नहीं पाता हूं, ध्यान नहीं रहता मुझको। देखिए फिर पुनः मैं वही स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखिए देखिए ये डिवाइड कर दिया, ये देखें सीधे सीधे ये, और ये आप क्या बना रहे हैं, यहाँ डायफ्राम बना दिया। क्या बना दिया आपने? डायफ्राम बनाया, और एक स्ट्रक्चर
जैसी संरचना दे दो उसको, थोरैसिक केज वाली। ये तो देखिए मैंने क्या बताया, ये जो राइट लंग्स है RL और ये लेफ्ट लंग्स है, इसमें 3 लोब पाए जाते हैं और इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसमें मुख्य रूप से कितने, सेकंड और फर्स्ट, ये लोब पाए जाते हैं। तो देखिए जो ऊपर का लोब है इसको क्या कहा जाता है, पोस्टीरियर लोब कहा जाता है। ये पोस्टीरियर लोब जिस फिशर के द्वारा डिवाइड रहता है, बटा हुआ रहता है, जिसको हॉरिजॉन्टल फिशर कहा जाता है। ये वाला जो लोब है इसको मिडल लोब कहा जा रहा है, और ये वाला जो लोब है इसको इंफीरियर लोब कहा जाता, और ये वाली जो फिशर है इसको क्या कहा जाएगा, ऑब्लिक लोब कहा जाता। तो स्वाभाविक है कि 3 लोब हो गए, और इसमें मुख्य रूप से कितने लोब पाए जा रहे हैं, 2 लोब पाए जा रहे हैं। तो ये जो डिवाइड है वह मुख्य रूप से ऑब्लिक फिशर द्वारा, किसके द्वारा, ऑब्लिक, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ऑब्लिक फिशर द्वारा मुख्य रूप से डिवाइड रहता है 2 लोब में। कितने लोब में, 2 लोब में। जो इसका मिडिल लोब जो है वह मिडिल लोब मुख्य रूप से ये कार्डियक नॉच का वेस्टिजियल पार्ट होता है। कार्डियक नॉच जो बनी है, कार्डियक नॉच, तो मिडिल लोब का वेस्टिजियल भाग ही मुख्य रूप से ये कार्डियक नॉच होता है। इसमें हार्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है। अभी आपको ध्यान होगा कि सीधे सीधे मैंने ये वाले भाग इससे देखिए सटा के ये इस प्रकार से ये लेके आया था। ये क्या थी, ये इस प्रकार से ले गया था, ध्यान है, ये सीधे सीधे इस प्रकार से ये आ रही है। ये देखिए ये ऐसे ही मुख्य रूप से क्या है, ये थोरैसिक वाला भाग है। तो थोरैसिक वाले भाग से मुख्य रूप से सीधे सीधे मैं यहीं से डायरेक्शन दे देता हूँ सिर्फ ये, जिससे कि आपको कैविटी बड़ी बन जाएगी। ठीक है, यहां तक छोड़ दिया मैंने। तो ये अब ये वाली जो मैंने बताया था, बता चुका हूं, तो ध्यान करें आप लोग। इसको पैराइटल प्लूरा कहा था, इसको विसरल प्लूरा। तो प्लूरा शॉर्ट में और ये विसरल प्लूरा शॉर्ट में। इसके बीच की जो कैविटी थी इसमें फ्लूइड भरा रहता था, जो सुरक्षा करने का, इसको क्या कहा जाता था, प्लूरल कैविटी, पीसी। अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, पहले मैं पूरा लिख चुका था। और इसको में भरा फ्लूइड को क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहा जाता था। क्या, जो शॉक एब्जॉर्बेशन का कार्य करता था। इस प्रकार से एक लंग्स के बारे में मुख्य रूप से बताया जाता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया जाता है। तो विशेष ध्यान रख लें कि चारों ओर से यह मुख्य रूप से लंग्स सुरक्षित रहता है। तो इतना आपको किसमें पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत स्टडी करनी है।